नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह और आज की इस डिस्कशन में हम कल्याण ज्वेलर्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स जो इसमें डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करते थे उनके लिए हमने पिछले कुछ दिनों पहले हमने उस पर डिस्कशन किया था कि आपको कल्याण ज्वेलर्स में क्या करना चाहिए जो डायरेक्टली इन्वेस्टिंग करते हैं। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड्स में भी निवेश करते हैं तो भी आपके लिए यहाँ पर एक बड़ी तकलीफ है, क्योंकि जो मोतीलाल ओसवाल के जो कई सारे फंड्स हैं उनका भारी मात्रा में कल्याण ज्वेलर्स के अंदर उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा वेटेज भी वहाँ पर है। तो ऐसे में जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें क्या करना चाहिए, और अगर आप भी मोतीलाल ओसवाल के फंड्स में निवेश करते हैं तो आपके लिए क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर जानना ज़रूरी है। इस डिस्कशन में मेरे साथ मेरी को होस्ट प्रियंका संभव मौजूद है। प्रियंका मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाय अंकित, लेकिन आज हम पुल बैक देख रहे हैं कल्याण ज्वेलर के स्टॉक में। हाँ, सोमवार का दिन अच्छे नोट पर खुल रहा है और इसके पीछे एक वजह ये भी रही है कि मोतीलाल ओसवाल ने रविवार को एक अपना एक एक्सप्लेनेशन हम कह सकते हैं या फिर एक नोट जारी किया कि भाई इसमें कुछ भी गड़बड़ी नहीं है, स्पेकुलेशंस पर विश्वास नहीं कीजिए। उन्होंने सारे कहा कि ये सारे जो आरोप है ये बस हमारी छवि को खराब करने के लिए दिया जा रहा है, आप इन पर ध्यान नहीं दीजिए। बहुत सारी खबरें आ रही हैं, लेकिन कहीं भी इस पूरे लेटर में कल्याण ज्वेलर का नाम इस्तेमाल नहीं किया गया अंकित। बस बोला गया कि जो भी बातें आ रही हैं बहुत आपको शायद कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा और हम बहुत ही हमारे अंदर हम निवेशकों का ख्याल रखते हैं, उनके हितों की रक्षा करते हैं, इसलिए आपको चिंता की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि धुआं आ रहा है तो कहीं ना कहीं तो आग लगी है। आग कहाँ लगी है ये अभी पता नहीं चल रहा है, पर धुएं को देख करके मोतीलाल ने जो 3 पेज का एक एक्सप्लेनेशन दिया कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, इसका पॉजिटिव असर सोमवार को कल्याण ज्वेलर के स्टॉक पर तो नजर आ रहा है। बिल्कुल, और आज जो हमें पुल बैक देखने को मिल रहा है इसकी बड़ी वजह भी यही है कि मोतीलाल ओसवाल की तरफ से क्लैरिफिकेशन दे दिया गया है। लेकिन क्लैरिफिकेशन तो आ चुका है, अगर हम उनके वेटेज पर नजर डालें और मोतीलाल ओसवाल के जो अलग अलग तरीके के जो उनके फंड्स हैं उन्होंने कल्याण ज्वेलर्स में कितना निवेश किया है, तो यहाँ से जो आग लगने की जो बात है प्रियंका मैम वो यहाँ से ही आई थिंक निकल के आ रही, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार 10% का वेटेज मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड से कल्याण ज्वेलर्स में डाला गया है। मिड कैप फंड है ना अंकित, ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फंड है मोतीलाल ओसवाल का। मैं जो शो करती हूँ जिसमें हम म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज को रिव्यू करते हैं उसमें मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ एवरी सेकंड, और अगर आप सेकंड भी नहीं कहें तो एवरी थर्ड पोर्टफोलियो जो मेरे पास इन्वेस्टर का आता है उसमें मोतीलाल ओसवाल का ये मिड कैप फंड होता ही होता है। हमारे एक्सपर्ट्स और मैं कई बार मजाक करते हैं ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर है। अगर एक कोई पीपल चॉइस अवार्ड होता ना तो शायद ये मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड को मिलता। इसके पास्ट रिटर्न को देख करके लोग इसकी तरफ काफी अट्रैक्टेड हैं। और अब जैसा कि अंकित बता रहे थे इसमें जो एक्सपोजर है मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड में 9.64% जो है कल्याण ज्वेलर में एक्सपोजर है। इसका कुल जो AUM है वो 25,477 का है, लेकिन यानी इसका ऑलमोस्ट 10% 2,547 करोड़ जो है वो मोतीलाल ओसवाल का यहाँ पर पैसा है। इसके साथ में सबसे ज्यादा एलोकेशन है मोतीलाल ओसवाल के फ्लेक्सी कैप फंड में, इट्स 10%। ठीक है, उनके AUM का 10% जो है वो कल्याण ज्वेलर में वो इन्वेस्ट कर रहे थे। अब बात ये है कि जब मैं इनके सारी स्कीम्स उठा करके मैंने देखना शुरू किया तो जो इनके टॉप के कुछ 6 स्कीम्स हमने उठाए उसमें जो उनके टॉप 5 होल्डिंग थी वो कल्याण ज्वेलर्स में थी। इसमें कुछ गलत नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ रूल बुक के तहत है। एक कंपनी जो है वो 10% एक्सपोजर रख सकती है एक इक्विटी में, तो इस हिसाब से इन्होंने वो 10% के लक्ष्मण रेखा को क्रॉस नहीं किया है। इट इज बाय द रूल बुक। बट जो डिस्टर्बिंग लगता है वो ये, प्रियंका मैम फिर यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है? अगर जो रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से हम बात करें तो जितनी वेटेज होनी चाहिए उतनी ही वेटेज कल्याण ज्वेलर्स के स्टॉक को दी गई है। उस मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड्स में या जो भी वेरियस टाइप्स के जो उनके फंड्स हैं उनमें जितनी वेटेज होनी चाहिए उतना ही वेटेज कल्याण ज्वेलर्स को मिला है। तो आखिर दिक्कत कहाँ पर आ रही है? दिक्कत आपने बिल्कुल सही कहा, मैं इसी पॉइंट पर आ रही थी। दिक्कत ये आ रही है कि पिछले हफ्ते जो हमने कल्याण ज्वेलर के स्टॉक में एक सडन डिक्लाइन देखा था उसमें एक खबर आई थी कि एक कोई फंड मैनेजर को ब्राइब दिया गया। ये आरोप है, अभी तक कुछ भी साबित नहीं हुआ है। और उसने अब देखिए उनकी जितनी भी स्कीम्स थी उसमें जो मुझे डिस्टर्बिंग बात दिख रही थी वो ये कि टॉप 5 होल्डिंग में कल्याण ज्वेलर्स है। ठीक है, मतलब सारी ही स्कीम्स, कुछ 12-13 स्कीम्स हैं जिसमें आपको बस आप जब उसकी पोर्टफोलियो में जाके क्लिक करके आप जब होल्डिंग्स देखेंगे तो उसमें दिखेगा टॉप 5 में ही कल्याण ज्वेलर्स का नाम आ जा रहा है। अच्छा खासा एलोकेशन इन्होंने कल्याण ज्वेलर को दिया है। 10% के वो लक्ष्मण रेखा को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, पर ओवरऑल जब आप देखेंगे तो उनकी हर स्कीम में आपको कल्याण ज्वेलर उनके टॉप 5 होल्डिंग में नजर आ रहा है। ठीक है, और
वहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, इनकम टैक्स रेट से लेकर के एलिगेशंस ब्राइबरी के लग रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि मोतीलाल ओसवाल जैसा ट्रस्टेड नाम जिस पर लोगों को इतना विश्वास है, जिसके इतने लाखों संख्या में इसके इन्वेस्टर्स हैं, इनका AUM इतना बड़ा है, और वो एक कल्याण ज्वेलर्स पे इतना फोकस क्यों दे रहा है? उनकी सारी स्कीम्स में क्यों मुझे दिख रहा है? चलिए एक में हो सकता है, 2 में हो सकता है, 3 में हो सकता है, पर जो मेरे पास लिस्ट है उसके हिसाब से उनकी 13 स्कीम्स में आपको कल्याण ज्वेलर किसी में कम, किसी में ज्यादा, किसी में बहुत ज्यादा की क्वांटिटी में नजर आ रहा है। प्रियंका मैम, एक मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा आपसे, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड्स को काफ़ी ज़्यादा ट्रैक करती हैं। आई नो कि आपने इस जो पूरा मुद्दा है इस पर आपने काफ़ी रिसर्च भी करी है। मैं खुद मोतीलाल के मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, और एज अ इन्वेस्टर अब मुझे ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि आखिर ये जो फंड्स हैं, हम इनके रिटर्न्स देखते हैं 38% एनुअल रिटर्न, 40% एनुअल रिटर्न्स, तो उसको देख करके कहीं ना कहीं मन में आता है कि हम भी इतने पैसे बनाए, और वो ही बनाने के चक्कर में हमने मिड कैप में इन्वेस्ट किया, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया, क्योंकि हमें एक तरह ये भी पता है कि लार्ज कैप में अगर हम अपनी ज़्यादा जो एक्सपोजर है वो रखते हैं तो कहीं ना कहीं पे जो सेफ हमारा पोर्टफोलियो चलता रहता है। लेकिन मिड कैप में अब मैंने इन्वेस्ट किया है, सवाल ये है कि अब ये कितना लेजिटमेट है, ये जो फंड्स हैं मैं इन पे कैसे भरोसा आप जताऊं आगे? अंकित, आपके जैसे यंग इन्वेस्टर, आपके इस सवाल में आपका जवाब भी छुपा हुआ था। आपने कहा कि हम बस पास रिटर्न 38, 40, 41 ये देख करके बहुत ही हम खुश हो जाते हैं, अरे ये देखो इतना अच्छा रिटर्न आया तो यहीं पे निवेश करें। और अंकित बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मुझे लगता है 95% ऑफ इन्वेस्टर्स यही करते हैं। पर आपने कहा ना कि आप पोर्टफोलियो तो देखा ही नहीं, कहाँ निवेश कर रहा है। आपने 1 स्कीम उठाई, 2 स्कीम उठाई, 3 स्कीम उठाई, एक बार वहां आपको अब इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आपको वो एक फंड का ना पूरा उसकी कुंडली मिल जाएगी कि वो कितना परसेंटेज कहां पर इन्वेस्ट कर रहा है, किन स्टॉक्स में, इक्विटी में क्या ले रहा है, डेट में क्या ले रहा है। तो ऐसे में पोर्टफोलियो में क्या क्या ये देखना बहुत जरूरी है। और सेबी अब एक नया रूल भी लेकर आया है जिसमें कह रहा है कि अब सारी AMCs को ये भी बताना होगा इन्फॉर्मेशन रेशियो, यानी कि उनके उस म्यूचुअल फंड स्कीम ने, इक्विटी स्कीम्स ने कितना रिस्क लिया रिटर्न जनरेट करने के लिए। तो केवल रिटर्न देख करके अगर आप निवेश करेंगे तो फिर ये होगा। लेकिन अभी ऐसा कुछ पैनिक नहीं है। जो लोग म्यूचुअल फंड जिनके पास ये है पोर्टफोलियो में अंकित की तरह, उनको डरने की कोई बात नहीं है। अब ये जो है मामला जो है ये चलेगा, मुझे लगता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, ऊंट किस करवट बैठता है। आई एम श्योर सेबी भी जो है इस मामले को वॉच कर रही होगी। और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की सबसे खास बात ये कि एक बहुत स्ट्रांग रेगुलेटर है जो हमेशा इन्वेस्टर्स के हित में कदम उठाता है। तो इसलिए अगर आपके पोर्टफोलियो में तो रखिए। लेकिन एक बात है, इस पूरे इशू में ये आपने सीख लिया होगा कि केवल पास रिटर्न नहीं देखना है, पोर्टफोलियो में क्या क्या है, वो कहाँ कहाँ निवेश कर रहा है, ये भी देखिए। थैंक यू सो मच प्रियंका मैम। आई थिंक कि मेरे सारे सवाल तो क्लियर हो चुके हैं यहाँ पर, लेकिन आप जैसे जो निवेशक हैं जिन्हें इतना एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, मेरे पास हम इस डोमेन में काम करते हैं, बिजनेस मीडिया में काम कर रहे हैं, प्रियंका मैम है जो म्यूचुअल फंड को कवर कर रही है, तो लगातार इनसे हम बातचीत में अपने जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आप जैसे जो निवेशक हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हम अक्सर जो रिटर्न्स हैं 1 ईयर रिटर्न्स, उनको देख करके काफ़ी अट्रैक्ट हो जाते हैं ऐसे फंड्स की तरफ, और लगातार अपने जो पैसे हैं SIPs हैं बिना सोचे समझे इन फंड्स में हम लगातार रन कर रहे होते हैं। तो आई थिंक प्रियंका मैम से हम सभी रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट करिए कि एक पूरा ये शो आपके लिए डिज़ाइन करें जहां पर जो म्यूचुअल फंड में आपको किस तरीके से निवेश करना है, क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए जो आपको टिकमार्क करने हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए एक शो में हम आपको क्लियर करेंगे। और तब तक के लिए आई थिंक कि सारे जो आपके सवाल हैं म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए, कल्याण ज्वेलर्स से जुड़े हुए, वो सभी यहाँ पर क्लैरिफाई हो चुके हैं। कोई और सवाल अगर आपका बच रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपडेट करें, हम आपको लगातार उस पर अपनी राय, अपने जो रिसर्च है उसके थ्रू हम आपको ये जानकारी देते रहेंगे। और तब तक के लिए आप देखते रहें Money9।